हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 115 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन मैंने अपने ऑन कैंपस इंटरव्यूज के अंदर भी 3 बार ऑलरेडी फेस किया हुआ है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपने टाइम पर, जब मैं अपना टाइम मतलब ऐसे ज्यादा बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर ये क्वेश्चन जो है, मुझे सिर्फ इसकी बॉटम अप अप्रोच आती थी। राइट, मुझे सिर्फ इसकी बॉटम अप अप्रोच आती थी, मुझे टॉप डाउन नहीं आती थी, मुझे रिकर्सिव अप्रोच नहीं आती थी और मुझे स्पेस ऑप्टिमाइज अप्रोच भी नहीं आती थी। मुझे ये नहीं पता कि अगर ये ब्रूट फोर्स नहीं आती तुम्हें, रिकर्जन मेमोराइजेशन नहीं आती तुम्हें, तो तुम्हें टैबुलेशन कैसे आ गया? ये भी मिस्ट्री है। तो आज हम इसकी सारी की सारी अप्रोचेस देखने वाले हैं, किस प्रकार सोचना है, किस प्रकार सॉल्व करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमल स्क्वायर। यहाँ पर हम निकालें लार्जेस्ट स्क्वायर फॉर्म्ड इन अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स के अंदर या तो जीरोस होंगे या तो वंस होंगे। गिवन अ बाइनरी मैट्रिक्स मैट ऑफ साइज n क्रॉस m। ठीक है, n क्रॉस m एक मैट्रिक्स मिल गया। फाइंड आउट द मैक्सिमम साइज स्क्वायर सब मैट्रिक्स विद ऑल वंस। आपको सारे वन वाला मैक्सिमम साइज का स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालना है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तो अगर मैंने कहा लेट से कि ये आपका एक 2D मैट्रिक्स है, यहां पर ये 1 1 1 1, तो मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम साइज स्क्वायर कितना बन सकता है? आपने बोला भाई मैक्सिमम साइज स्क्वायर तो ये बन सकता है, सारे के सारे 1 है। तो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो 2 हो जाएगा? यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 साइज है, यहाँ भी 2 साइज स्क्वायर है ना, तो आंसर 2 आ गया। या फिर अगर लेट से इस प्रकार आपका टेस्ट केस होता कि 0 1 1 0, क्या यहाँ पर मेरा स्क्वायर बन सकता है? आपने बोला हाँ भैया 2 स्क्वायर बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बट इसका साइज भी 1 ही है और इसका साइज भी 1 ही है, तो इस पूरे टेस्ट केस का आंसर 1 ही आने वाला है। राइट, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला कि इस प्रकार आपका एग्जांपल लाई करता है। हमने बोला 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, इस प्रकार का आपका टेस्ट केस है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कितने साइज का मैक्सिमम स्क्वायर बन रहा है, आपने बोला भैया एक स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बन रहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या है? 2। एक और स्क्वायर भैया ये बन रहा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी 2। एक और स्क्वायर बन रहा है, ये रहा, इसका आंसर 1। एक और स्क्वायर ये बन रहा, 1 1 1 1 1। ऐसे करके आपके इतने आंसर बन रहे हैं। अब इसमें से मैक्सिमम आंसर कौन सा है? इन सब में से मैक्सिमम स्क्वायर कौन सा है? भैया 2 आंसर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। इस प्रकार आपने इसको सॉल्व कर लिया। क्राइव द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्राइव में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्राइव प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखनी है, जिसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि किस प्रकार मैं स्क्वायर को एक्सटेंड करूंगा। अभी ध्यान से देखो, लेट से अगर ये मेरे पास टेस्ट केस के अंदर होता 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1 1 1, इस प्रकार। लेट से अगर ये मेरे पास टेस्ट केस में होता तो मैं कैसे सॉल्व करता इसको? ध्यान से देखो मित्र, मैंने बोला कि क्या मैं इसको एक स्क्वायर मान सकता हूं? क्योंकि ये 1 है तो मैं इसको एक स्क्वायर मान सकता हूं। 0 से तो स्क्वायर बनने नहीं वाला। क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि स्क्वायर सिर्फ 1 से बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या मैं इस 1 साइज के स्क्वायर को एक्सटेंड कर सकता हूं इस 2 साइज के स्क्वायर के अंदर? क्या इस 1 साइज के स्क्वायर को मैं इस 2 साइज के स्क्वायर में एक्सटेंड कर सकता हूं? एक्सटेंड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? मैंने बोला पहली बात तो ये जो है, लेट से कि ये आई है और लेट से कि ये जे है, तो ये जो आपका एलिमेंट है, जो बेसिकली आपका मैट्रिक्स ऑफ आई जे है, पहली चीज ये 1 होना चाहिए। दिस हैज टू बी 1, पहली कंडीशन। राइट, सेकंड केस क्या होना चाहिए? सेकंड केस क्या होना चाहिए कि ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है, ये खुद एक स्क्वायर बनाना चाहिए। इसने खुद का अपना एक स्क्वायर बनाना होना चाहिए। राइट, अगली कंडीशन कि यार ये जो डायगोनल है, ये भी सारे के सारे वंस होने चाहिए। सॉरी, ये जो अपर साइड है, ये भी सारे के सारे वंस होने चाहिए। थर्ड कंडीशन कि जो लेफ्ट साइड है, ये भी सारे के सारे यहां से लेके यहां तक वंस होने चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या कहता हूं मैं?
तो मैं कहता हूँ कि हाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर ये स्क्वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा क्या मैं इस 2 साइज के स्क्वायर को इस 3 साइज के स्क्वायर तक एक्सटेंड कर सकता हूँ? इसमें आपने बोला भैया सिंपल है, पहली चीज कि ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, लेट्स से ये i है और ये j है, ये j है, ठीक है, आपने बोला है। सेकंड चीज, इसके ऊपर जो डायगोनल ये वाली है, ये पूरी की पूरी 1 होनी चाहिए या फिर ये स्क्वायर बनाती हुई होनी चाहिए। मैंने कहा बहुत सही। उसी प्रकार जैसे ये पूरी डायगोनल जो बना रही है 2 साइज का स्क्वायर बना रही है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि ऊपर एटलीस्ट 2 वंस होने चाहिए। उसी प्रकार यू हैव टू मेक श्योर कि लेफ्ट में एटलीस्ट 2 वंस होने चाहिए। इस प्रकार तो मेरे को 3 कंडीशन चाहिए, राइट, कि एक तो ये डायगोनल वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। अगर ये 3 कंडीशन ट्रू है और जिस एलिमेंट में मैं खड़ा हूं वो 1 है तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। इस प्रकार मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 3 साइज का स्क्वायर बना लिया। अब मैंने पूछा क्या मैं इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ? सेम कंडीशन, ये 1 होना चाहिए, 1 है, पीछे पूरा का पूरा स्क्वायर होना चाहिए है, ये पूरा 1 होना चाहिए है, ये पूरा 1 होना चाहिए है, तो मैंने इसको 4 साइज के स्क्वायर में एक्सटेंड कर लिया। तो मैंने इसको 4 साइज के स्क्वायर में एक्सटेंड कर लिया। कोड वाइज बहुत सिंपल है, कोड वाइज कुछ खास सोचना नहीं है, ठीक है। मैंने बोला अगर मैं आई और जे को स्टार्ट करता हूँ 0,0 से, तो मैंने बोला कि लेट्स से मैंने बोला कि एक फंक्शन लिखता हूँ सॉल्व नाम का, एक फंक्शन लिखता हूँ सॉल्व नाम का, जो क्या करने वाला है, जिसमें आपने मैट्रिक्स सेंड कर दिया, आई सेंड कर दिया और जे सेंड कर दिया, 0,0 सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं फटाफट अपना फंक्शन लिख लेता हूँ। मैंने बोला इंट सॉल्व, यहाँ पे आपने क्या क्या पास करा हुआ है, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स पास कर दिया और ये इंट आई पास कर दिया और ये इंट जे पास कर दिया, ठीक है। इस प्रकार अब एक बेस केस क्या होगा भैया, आई और जे अगर यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आई जो है वो बेसिकली यहाँ इस रो से बाहर ना निकल जाए और जे जो है इन कॉलम से बाहर ना निकल जाए। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हारा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका मैट्रिक्स डॉट साइज, टोटल नंबर ऑफ रो से आगे निकल जाए, या फिर आपका जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, राइट, आपका मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। इस केस के अंदर क्या होगा, आपका आई और जे 2D मैट्रिक्स से बाहर निकल गया, अपनी लिमिट से बाहर चला गया, तो इस केस में रिटर्न 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। इसके बाद क्या 3 केस हो सकते हैं? मैंने बोला कि यार बहुत सिंपल है, मैं भी 0,0 पे हूँ, राइट, मेरे पास 3 डायरेक्शन है मूव करने के लिए, एक ये, एक डायगोनल, एक ये, तो ठीक है। तो मैंने बोला एक तो मैं राइट मूव कर सकता हूँ, तो राइट से आंसर निकाल के लाओ। मैंने बोला राइट इज इक्वल्स टू सॉल्व कर दो और मैट्रिक्स पास कर दो। राइट जाने के लिए आपको j+1 करना पड़ता है, आई सेम रहता है, राइट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2D अरेज के अंदर। अब मैंने बोला आप डायगोनल जाओ, अगर आपको डायगोनल जाना है, डायगोनल के लिए कैसे जाओगे, आपको आई भी +1 करना पड़ेगा और आपको जे भी +1 करना पड़ेगा, राइट। फिर मैंने बोला कि आप बॉटम जाओ या डाउन जाओ, ठीक है। इसके लिए आपने क्या बोला, डाउन जाने के लिए मुझे रो का काउंट बढ़ाना पड़ता है, यानी कि i+1 हो जाएगा, i+1 हो जाएगा j, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके पास आ गई, राइट, आपके पास ये 3 आंसर आ चुके हैं, आपके पास ये 3 आंसर आ चुके हैं कि राइट का आंसर आ गया। आप एक जगह पे खड़े हो, आपको एक राइट से आंसर आया, एक डायगोनल से आंसर आया और एक बॉटम से आंसर आया। ये तीनों आंसर जो हैं आपके पास आ चुके हैं। अब क्या करना है, अगर मैं इन तीनों का आंसर मेरे पास आ रहा है, मुझे करंट एलिमेंट चेक करना पड़ेगा ना कि 1 है कि नहीं है। तो मैंने चेक कर लिया जिस एलिमेंट में मैं भी खड़ा हूँ, क्या वो 1 के इक्वल है कि नहीं है। अगर तो 1 के इक्वल है तो प्रोसेसिंग करूं भी, क्योंकि फिर स्क्वायर बन पाएगा। बट अगर 1 के इक्वल है ही नहीं तो प्रोसेसिंग क्यों ही करूं, स्क्वायर बन ही नहीं सकता ना। तो अगर 1 के इक्वल नहीं है, एल्स केस में चला जाएगा, इसके में रिटर्न 0 कर दूंगा कि यार स्क्वायर बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो 0 है। स्क्वायर तो सिर्फ 1 से बन सकता है। अगर तुम 1 के इक्वल नहीं है, तुम 0, अगर तुम 0 तो स्क्वायर बन नहीं सकता, दैट्स व्हाई रिटर्न 0। बट अगर तुम 1 के इक्वल हो तो स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी आपको, कि बड़ा सिंपल है। मैंने बोला लेट्स से कि यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से आपका आंसर आया कि 2 साइज का स्क्वायर बन सकता है, यहाँ से आपका आंसर आया कि यार 3 साइज का स्क्वायर बन सकता है, यहाँ से आपका आंसर आया कि यार 1 साइज का स्क्वायर बन सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई, इसको अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसका मतलब ये कि आप एक 1 पे खड़े हो, यहाँ से बोला 2 का स्क्वायर बन सकता है, तो यानी इस 1 के राइट साइड में 2 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन सकता है, यानी इसकी डायगोनल में 3 1 है, 1 2 3 ऐसे। फिर नीचे जो है 1 1 है, बाकी 0 होंगे, ठीक है। डायगोनल वाले आपके 3 1 थे तो आपके ऐसे लग जाएंगे, ठीक है।
तो इस केस के अंदर क्या लगता है, क्या स्क्वायर बन सकता है भैया? इसके अंदर तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ यही स्क्वायर बन सकता है। अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है तो सिर्फ यही स्क्वायर बन सकता है, जो कि दो साइड का स्क्वायर है। तो यहाँ पे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इस प्रकार से ये तीन आंसर आते हैं तो तुम्हारा फाइनल आंसर कैसे निकलता है? इन तीनों का मिनिमम लेकर। तो तुमने बोला मेरा फाइनल आंसर कैसे निकलता है? मेरा फाइनल आंसर ऐसे निकलता है कि मैं बोलता हूं 1 प्लस कर दो मिनिमम ऑफ जो भी मेरा राइट है, कॉमा मिनिमम ऑफ जो भी मेरा डायगोनल है, कॉमा जो भी मेरा डाउन है। इस प्रकार तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो ये मेरा आंसर निकल गया। ऐसे बहुत सारे आंसर निकलेंगे आपके, ऐसे बहुत सारे आंसर निकलेंगे आपके इस 2D मैट्रिक्स के अंदर। मुझे क्या करना है? तो मुझे एक मैक्सी का वेरिएबल चाहिए। मैंने क्या बोला कि यहीं पर लगा देता हूं। मैंने बोला एंड एंड मैक्सी, और यहां पर मैंने मैक्सी को जो है 0 कर दिया, ठीक है, और रिटर्न कर दिया मैक्सी। ये मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैक्सी को अपडेट कर दिया, मैक्सी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी का आंसर और रिटर्न आंसर, ठीक है। इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, यहाँ पे करेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल 1 आएगा। अब इसको मैंने एक बार रन करके देखा। और मेरा आंसर गड़बड़ आ रहा है। अच्छा, मैक्सी को यहाँ पे फंक्शन कॉल के अंदर भी पास करना पड़ेगा ऐसे। अब मैंने इसको रन करके देखा मित्र, तो ये अभी भी गड़बड़ दिखा रहा है। मैक्सी को यहाँ भी पास करना पड़ेगा। ओके, इतनी छोटी छोटी गलतियां। अब मैंने फिर रन करके देखा और मेरा आंसर सही आ रहा है। मैंने सबमिट करके देखा, अब ये TLE मारना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। TLE आया कि नहीं आया? हाँ, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, तो ठीक है। तो रिकर्सिव सोल्यूशन जो हमारे पास था वो टाइम लिमिट एक्सीडेड कर गया। अब हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, राइट। तो फटाफट सोचते हैं कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मैंने बोला बहुत सिंपल है, रिकर्सिव सोल्यूशन आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे इसके अंदर बस मेमोराइजेशन ऐड करनी है। तो मैंने इसे कॉपी करके एक फंक्शन बना लिया, इसका नाम दिया सॉल्व यूजिंग मेमोराइजेशन। इसको अपडेट कर लिया मेम लिख के, इसको भी अपडेट कर लिया और इसको भी अपडेट कर लिया, ठीक है। अब क्या स्टेप होते हैं आपके मेमोराइजेशन करने के? मैंने बोला बहुत सिंपल है। पहले तो इसको कमेंट कर लो। आपको सबसे पहले आपका डीपी वाला एरे बनाना पड़ेगा। आपने बोला वेक्टर ऑफ वेक्टर और एंट, इसका आपने बोला डीपी कितनी रोज होनी चाहिए? मैंने बोला आपके पास यहाँ पर टोटल n रोज होनी चाहिए, और आपके पास टोटल यहाँ पर m कॉलम होने चाहिए, इनिशियलाइज विद -1, ठीक है। ये आपने डीपी का एरे बना लिया। ओके, इसके बाद क्या करना है? आपने सॉल्व मेम वाला फंक्शन कॉल कर दिया, वहां मैट्रिक्स पास कर दिया, आपका IJ पास कर दिया, और आपने अपना डीबी वाला एरे पास कर दिया और रिटर्न कर दिया आपने मैक्सी, और मैक्सी को फिर दोबारा इंट मैक्सी इक्वल्स टू 0 कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, मुझे पता लगा कि यार वेक्टर ऑफ इंट ऑफ डीपी यहाँ पे आपने पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने पास किया हुआ, ओके, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको भी अपडेट कर दो उस हिसाब से। आपने फंक्शन कॉल भी अपडेट कर दी उसी हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर आपने चेंज किया था। अब पहला स्टेप क्या कहता है कि आपने वेक्टर और डीपी क्रिएट कर लिया, डीपी का वेक्टर आपने क्रिएट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जहां भी आंसर निकल रहा है उसको डीपी के अंदर स्टोर कराओ, उसको डीपी में स्टोर कराओ। तो आपने यहाँ पे डीपी में स्टोर करा लिया। आपने बोला डीपी ऑफ IJ इज इक्वल टू दिस, और यहाँ भी आपने लिख दिया डीपी ऑफ IJ, और यहाँ भी आपने लिख दिया डीपी ऑफ IJ। ये आपने स्टोर करा लिया, यहाँ भी डीपी ऑफ IJ, ठीक है। और ये करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, जहां भी आपका बेस केस खत्म हो रहा है वहां पर एक केस लगाओ कि अगर डीपी के अंदर आंसर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसी को रिटर्न कर दो। दोबारा कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? तो अगर मैंने बोला इफ डीपी ऑफ IJ इज नॉट इक्वल टू -1, तो इस केस में रिटर्न कर दो। सेम वही स्टेप्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार, वही सेम स्टेप है। यहाँ मुझे कैसे पता लगा कि मुझे 2D डीपी करनी है, ये 2D एरे बनाना है, कैसे पता लगा मुझे? मैंने बोला रिकर्सिव वाले सॉल्यूशन के अंदर मैंने देखा कि मेरी दो चीजें चेंज हो रही है, दो पैरामीटर की स्टेट चेंज हो रही है, I वाले की और J वाले की। तो यहाँ से पता लगा 2D डीपी मुझे लगानी है। पहला स्टेप क्या था? डीपी एरे क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना। सेकंड स्टेप क्या था? डीपी के अंदर आंसर स्टोर करना और रिटर्न करना। थर्ड स्टेप क्या था? बेस केस के बाद अगर डीपी के अंदर आंसर पड़ा हुआ ऑलरेडी तो उसको रिटर्न करवा देना। तो इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व कर लिया। एक बार वेरीफाई करता हूँ। सॉल्व मैम, आपने वही सेम फंक्शन कॉल किया, सॉल्व मैम और मैक्सी, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं।
एक बार रन करके देखते हैं, छोटा सा कहीं पे आ रहा है नो मैचिंग फंक्शन, कहीं पर एक छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती, कहाँ पे गलती है? आपने यहाँ मैक्सी पास नहीं किया। अब चेक करते हैं, ये सेम ही गलती कर रहा हूँ बार-बार मैं। सही आ रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं पास होता है या टीएल मारता है, चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि यार ये तो चल रहा था, पर फिर भी कहीं न कहीं पिछले वाले से ज़्यादा चला, पिछले वाले से ज़्यादा चला, 141 टेस्ट केस पास हो गए, पर अभी भी टीएल ही आ रहा है, अभी भी टीएल ही आ रहा है, कहाँ पर गड़बड़ करी होगी हमने? हमने बोला इसको हमने बाय रेफरेंस पास नहीं किया। अब सबमिट करके देखो, अब सबमिट करके देखो। चल गया राइट? तो हमने मेमोइज़ेशन, रिकर्जन प्लस मेमोइज़ेशन वाले सॉल्यूशन कोड किया और वो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच हमारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। अब मैंने बोला कि अगर मुझे टॉप डाउन अप्रोच को जो है मुझे लेट्स से बॉटम अप अप्रोच लिखनी है। अब मुझे लेट्स से बॉटम अप अप्रोच लिखनी है। तो मैंने इसके लिए फंक्शन लिखा सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन और क्या पास किया इसके अंदर? इसके अंदर मैंने मैट्रिक्स पास कर दिया बस। मुझे और कुछ पास करने की नीड है? मैंने बोला यार और कुछ पास करने की नीड आपको नहीं है, और कुछ पास करने की नीड आपको नहीं है। अब टैबुलेशन वाला सॉल्यूशन किस प्रकार लिखना होता है? मैंने बोला बहुत आसान है। स्टार्टिंग के अंदर हम बिल्डअप कर रहे थे किस प्रकार कि मेरा i 0 है और j 0 है और इनको हम कहाँ तक लेके जा रहे थे? i को आपके लास्ट इंडेक्स तक रो -1 और j को आपके लास्ट इंडेक्स कॉलम -1 इस प्रकार लेके जा रहे थे। ये था आपके टॉप डाउन अप्रोच। अब मुझे बॉटम अप चाहिए। अब मुझे बॉटम अप अप्रोच चाहिए, तो उसमें क्या करूँगा कि मैं स्टार्टिंग में रो -1 पे खड़ा हूँ और कॉलम -1 पे खड़ा हूँ। आपका i स्टार्टिंग में यहाँ खड़ा है, j स्टार्टिंग में यहाँ खड़ा है और इसको आप ऊपर लेके जाओगे 0 तक। इसको ऊपर लेके जाओगे 0 तक। इस प्रकार इसको सॉल्व करने वाले हो। दैट्स व्हाट द बॉटम अप्रोच हुई, है ना? तो इस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अंदर कैसे कोड करते हैं? मैंने बोला बहुत सिंपल है, आपने लिख लिया फंक्शन ठीक है। सबसे पहले डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो। सबसे पहले डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो। आपने बोला वेक्टर ऑफ इंट डीपी कितनी रो? मैंने वो जितनी पहले थी उतनी रखो यार, और ज्यादा क्यों रखोगे? ठीक है, आपने बोला अच्छा रो और कॉलम का साइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपने बोला रो इज इक्वल्स टू आपका मैट डॉट साइज और आपने बोला कॉलम इज इक्वल्स टू मैट ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, मैंने बोला कितनी रो? इतनी रो। और कितने कॉलम? मैंने बोला बहुत सिंपल है, तो ये तो बड़ा सिंपल काम है। और हमने बोला इतने कॉलम, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने बोला टैबुलेशन वाला सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको पहले बेस केस एनालाइज करने पड़ते हैं आपके टॉप डाउन डीपी वाले सॉल्यूशन के। तो बेस केस में आपने एक चीज लिखी हुई है कि अगर i लिमिट से बाहर हो जाए तो आंसर 0, i अगर लिमिट से बाहर हो जाए तो आंसर 0। वो तो आपने ऑलरेडी डीपी वाले एरे को 0 से इनिशियलाइज किया ही हुआ है, तो कुछ करने की नीड है नहीं खास, राइट? आपको सोचना है कि ये कहां से कहां तक जा रहा था। तो आपने देखा था ऑलरेडी कि टॉप डाउन के अंदर आपका i 0 से लेके रो -1 तक और j 0 से लेके कॉलम -1 तक ये वाली रेंज में चल रहा था। अगर इसी को मुझे रेप्लिकेट करना हो टैबुलेशन के अंदर तो कैसे करूंगा भैया? 2 लूप चला दूंगा। मैंने बोला वेरी गुड। तो आपने इन शॉर्ट क्या बोला कि मैंने i चलाया पहले रो -1 से लेके 0 तक i माइनस और सेम उसी तरह मैंने j चलाया कॉलम -1 से लेके 0 तक j माइनस। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या कोड आएगा? मैंने बोला ज्यादा मत सोचा करो, ऊपर जाओ अपना कोड कॉपी करो, अपना कोड कॉपी करो और पेस्ट कर दो भैया। इतना कर दो, बस इतना कर दो। इनकी इंडेंटेशन सही करो फटाफट। ठीक है, इतना आपने कर दिया, इतना आपने कर दिया। अब इसको करेक्ट करते हैं फटाफट, इसको फटाफट करेक्ट करते हैं ताकि इसमें फिट हो जाए सोल्यूशन हमारा, राइट? अब मैंने आपको एक चीज ध्यान से बोलना, ध्यान से सोचने को कहा कि यार बड़ा सिंपल गेम है, एक बार ऐसे चेक करो। आपने डीपी क्रिएट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने देखा कि आप कहां से कहां तक आपको लूप चलाने पड़ेंगे, ये समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अगला स्टेप, जो भी रिकर्सिव कॉल है उसको डीपी में कन्वर्ट कर दो। ये सॉल्व हो रहा है i और j+1 के लिए, तो आपने क्या लिख दिया? डीपी ऑफ i और j+1। बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार ये सॉल्व हो रहा है i+1 और j+1 के लिए, तो आपने क्या लिख दिया? डीपी ऑफ i+1 से j+1। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये हो रहा है i+1 से j के लिए, तो मैंने ये भी कर दिया कि i+1 j। लो, ये हो गया, राइट? इसके बाद आपने क्या बोला? इसके बाद आपने बोला कि इतना तो कोड सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, रिटर्न हो रहा है कुछ कुछ। ओके ओके, क्या मुझे रिटर्न करने की नीड है? क्या मुझे रिटर्न करने की नीड है? मैंने कहा कोई नीड नहीं रिटर्न करने की, अभी कोई नीड नहीं है रिटर्न करने की, और यहाँ पर ही मुझे रिटर्न करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, तो इतना तो मेरा कोड हो गया, इतना मेरा कोड हो गया।
एट द एंड भैया क्या रिटर्न करूँ फिर? मैंने बोला कुछ भी रिटर्न कर लो, क्योंकि एट द एंड फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो अपने मैक्सी वाले वेरिएबल को यूज करने वाला हूँ, राइट? मैं तो अपने मैक्सी वाले वेरिएबल को यूज करने वाला हूँ, ठीक है? कुछ भी रिटर्न करो तुम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे अपना मैक्सी वाला वेरिएबल डाल दिया होगा कि इंट एंड मैक्सी, ठीक है? अब ध्यान से देखो सही चलेगा कि नहीं चलेगा। आपने रो कॉलम बना लिए, आपने वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया, आपने लूप चला दिए, आपने राइट डाउन डायगोनल और डाउन वाले को मैच कर दिया, ठीक है? एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं रो -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं i+1 करता हूँ, तो क्या मैं आउट ऑफ बाउंड चले जाऊंगा एरे के? बिल्कुल चले जाओगे भैया। तो इस केस के अंदर क्या करूँ? आप इनको ना एक-एक बढ़ा दो यार, ऐसा करो। इसको एक-एक बढ़ा दो, आपका चल जाएगा कोड उसके बाद, ठीक है? तो इसको आपने दोनों को एक बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ इस केस में अगर रो -1 से स्टार्ट करता हूँ और i+1 करता हूँ तो फट जाएगा, कोड फट जाएगा। तो इस प्रकार मैंने पूरा कोड लिख लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको चला के देखा। मैंने बोला कि इंट मैक्सी इज इक्वल टू 0। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने कॉल किया सॉल्व टैब, एक तो मैट्रिक्स पास कर दिया और आपका मैक्सी पास कर दिया, ओके, और मैं रिटर्न कर दिया मैक्सी। अब मैंने इसको चला के देखा, देखते हैं कहीं फटता है या चलेगा, कहीं फटेगा या चलेगा। आंसर सही आ रहा है। मैंने सबमिट करके देखा, एक बार सबमिट करके देखा, चलेगा या फटेगा? ये भी चल गया, ये भी चल गया। अभी तो मैंने सही है, तो ये भी चल गया, बहुत बढ़िया। तो मेरा टैबुलेशन वाला सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, टैबुलेशन वाला सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। सवाल ये उठता है क्या मैं इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मैं करूंगा, एक आप करके लाना, राइट? अभी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं अपने सॉल्यूशन की, तो मुझे क्या दिखता है? तो मुझे ये दिखता है मेरे टॉप डाउन सॉल्यूशन की या फिर मेरे बॉटम अप सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है? मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है O ऑफ m स्टार n, रो मल्टीप्लाई कॉलम, राइट? कॉलम मल्टीप्लाई रो, m आपका कॉलम है और n आपकी रो है। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है अभी के सॉल्यूशन के हिसाब से। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो दोनों के ही अंदर मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी m स्टार n यानी कि कॉलम मल्टीप्लाई रो ही लग रही है। मैंने बोला क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज करके नीचे ला सकता हूं? मैंने बोला हाँ ला सकता हूँ। एक सोल्यूशन मेरे दिमाग में इसको देखते ही आ रहा है, वो क्या आ रहा है? O ऑफ m के अंदर ले आऊंगा, यानी O ऑफ कॉलम के अंदर ले आऊंगा। कैसे लाओगे भैया? मैंने कहा अभी दिखाता हूँ। कैसे पता लगता था स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है? मैंने कहा हम पैटर्न चेक करते थे कि डीपी ऑफ आईजे किस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो डीपी ऑफ आईजे किस पे डिपेंड करता है तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा अभी। तो डीपी ऑफ आईजे किस पे डिपेंड कर रहा है? डीपी ऑफ आईजे राइट, डायगोनल और डाउन, इन तीन पे डिपेंड कर रहा है। राइट क्या होता है? आई और j+1। आपने बोला राइट क्या होता है? डीपी ऑफ आई, लाइन नंबर 64 पे डीपी ऑफ आई और j+1। या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेम रो का नेक्स्ट कॉलम, ये मतलब है, ठीक है? तो इसमें तो क्या ही करूं, कुछ करने की नीड नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला और किस पे डिपेंड करता है? लाइन नंबर 65 पे डीपी ऑफ i+1 और j+1, डीपी ऑफ i+1 j+1। इसका मतलब क्या है कि यार नेक्स्ट रो का नेक्स्ट कॉलम, ओके, तो अगली रो पे डिपेंड कर रहा है। उसका तीसरा लाइन नंबर 66 पे कि डीपी ऑफ i+1 और j, ये क्या है? नेक्स्ट रो का सेम कॉलम। तो यहां पे एक चीज देख पा रहे हो कि आपका करंट वाली रो या फिर आपका डीपी ऑफ आईजे किस पे डिपेंड कर रहा है? भैया नेक्स्ट रो पे डिपेंड कर रहा है, नेक्स्ट रो पे डिपेंड कर रहा है या फिर अपनी खुद की रो पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे दो ही रोज दिख रही है इस पूरे सोल्यूशन के अंदर, एक तो करंट रो जिस पर तुम खड़े हो यानी कि ये वाली, और एक तुम्हारी नेक्स्ट रो यानी कि ये वाली और एक ये वाली। तो यानी कि मेरे पास दो रोज होती, यानी मेरे पास एक 2D array होता इस प्रकार का जिसमें सिर्फ दो ही रोज होती, तो मेरा काम तो हो जाता। मैं एक रो को बोल दूंगा कि तुम मेरी करंट नोड हो, एक रो को बोल दूंगा तुम मेरी नेक्स्ट रो हो, तो मेरा काम तो हो जाता। तो यहां पर मेरे को ना इस डीपी array की नीड नहीं थी, तो मैं इस सोल्यूशन को चेंज नहीं करता, एक अलग से फंक्शन बना देता हूं। मैंने बोला कि ये मेरा फंक्शन है, इसका नाम रख दिया सॉल्व, SC लिख दिया, SC मतलब वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे करके लिख दिया। तुम कुछ भी लिख देना अच्छा सा नाम, बट ठीक है, SO लिख देता हूँ, चलो, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लॉजिकल वेरिएबल सुनने में, ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने बोला मुझे इस डीपी array की नीड नहीं थी भाई, मुझे दो अलग अलग array बना के दे दो बस। एक तो वेक्टर बनाए, तो वेक्टर ऑफ इंट, जिसका नाम रख दिया मैंने करंट, इसका साइज क्या हो गया? कॉलम +1। कैसे पता लगा भैया कॉलम +1? मैंने बोला यार ऊपर वाले को रेप्लिकेट कर रहा हूँ, बस ऊपर वाले को रेप्लिकेट कर रहा हूँ जो भी लिखा हुआ है, कॉमा 0। इसी प्रकार तुमने एक और वेक्टर बना लिया, वेक्टर ऑफ इंट, और यहाँ पर तुमने बोला कि इसका नाम क्या रखूंगा? नेक्स्ट रो है नहीं, कॉलम +1 कॉमा 0, सेम ऊपर वाले को रेप्लिकेट कर रहा हूँ। इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करूं भैया? मैंने बोला बहुत सिंपल है, जहां पर भी डीपी ऑफ आई लिखा है वो तुम्हारी करंट रो है, जहां पर भी डीपी ऑफ i+1 लिखा है वो तुम्हारी नेक्स्ट रो है। हाँ है ना? बिल्कुल सही।
तो मैंने डीपी ऑफ आई को हटाकर यहाँ पर लिख दिया करंट रो, डीपी ऑफ आई प्लस वन को हटा के यहाँ के लिख दिया नेक्स्ट रो, डीपी ऑफ आई प्लस वन को हटा के लिख दिया नेक्स्ट रो, डीपी ऑफ आई को हटा के लिख दिया करंट रो, डीपी ऑफ आई को हटा के लिख दिया करंट रो। और एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि हर आइट्रेशन के बाद, हर एक आइट्रेशन के बाद, हर एक फुल आइट्रेशन के बाद तुम्हें क्या समझ में आता है कि तुम्हारी नेक्स्ट रो जो है वो यहां पर आ जाएगी, यानी नेक्स्ट इक्वल टू करंट हो जाएगा, और करंट तुम्हारी नई निकालने चल पड़ोगे तुम। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा करंट रो ही तो कैलकुलेट कर रहे हो तुम, हमेशा करंट रो ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। देखो करंट निकाल रहे हो, देखो करंट निकालो लाइन नंबर 97 पे, लाइन नंबर 102 पे, तो हमेशा करंट ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। तो तुम्हारी हर आइट्रेशन के बाद तुम नेक्स्ट को करंट के इक्वल कर दोगे और करंट को नए सिरे से कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। इन शॉर्ट, हर एक आइट्रेशन के बाद तुम क्या करोगे, नेक्स्ट को करंट के इक्वल कर दोगे। इसको तुमने यहां से हटा के नेक्स्ट कर दिया। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट ओ ऑफ एम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। इसको मैंने कॉल कर दिया एक बार, इसको मैंने कॉल कर दिया, मैंने बोला इंट मैक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व एसओ, इसके अंदर पास कर दिया हमने मैट्रिक्स कॉमा मैक्सी, और इसके अंदर रिटर्न कर दिया हम रिटर्न मैक्सी। मैंने इसको चला के देखा, मैंने इसको चला के देखा, इसको मैंने चला के देखा, फिर से गड़बड़ आ गई। इस बार क्या गड़बड़ है, डीपी डिक्लेयर नहीं है स्कोप के अंदर। कौन सी डीपी की बात कर रहे हो? अच्छा, ये डीपी फाइल को चेंज करके करंट करना था ना, करा नहीं हमने। अब रन करके देखो, ये तो चल गया। अब सबमिट करके देखो, ये तो सबमिट भी हो रहा है, हो गया। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस देख लिए। हमने देख लिया रिकर्जन से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, मेमोराइजेशन से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, टैबुलेशन से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद तुम ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किस प्रकार कर सकते हो। एक सॉल्यूशन तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं मैंने तुम्हें कहा कि इसको ओ एम की जगह मैं O1 में भी सॉल्व कर सकता हूं। अचंभा, इसको ओ एम की जगह मैं O1 के अंदर भी सॉल्व कर सकता हूं। ये तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है। ये तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। पॉसिबल है, आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। होमवर्क में बताना कि कैसा लगा इसको O1 में करने के बाद। तो इस सेशन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद एवरीवन। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बता के जाना। बाय।